अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर कलीग्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूँ 8वें लेक्चर के साथ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। आज हमारा टॉपिक क्या है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। बहुत आसान, बहुत ही स्मार्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, दिलचस्पी से आप उसको समझ सकोगे। A to Z उनके प्रॉपर्टीज़, रिमेंबर पॉइंट्स, की पॉइंट्स सारे मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि प्रोटॉन वही गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्कवरी हुई है। ई गोल्डस्टीन नामी साइंटिस्ट ने कितने में डिस्कवरी की? 1886 में। खैर वो मैं रिमेंबर पॉइंट्स में आपको बता दूंगा कि गोल्डस्टीन ने उसको अपने प्रैक्टिकल को या एक्सपेरिमेंट को कब अंजाम दिया। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ई गोल्डस्टीन साइंटिस्ट ने क्या किया? उसी तरह गैस डिस्चार्ज ट्यूब लिया। आपको मैं स्पेशल कंडीशन बता चुका हूं कि जिस ट्यूब को आप गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहोगे उसमें आपके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। जैसे कौन सी 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है? सबसे पहले उसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स डालेंगे। किस नाम से डालेंगे? एक हमारे पास होगा एनोड, दूसरा होगा एनोड होगा, एक दूसरा होगा कैथोड। कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर मैं इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब को मैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहूँगा तो मेरे लिए लाजमी ये है कि इसके अंदर मैं 2 प्लेट्स डालूंगा और वो प्लेट्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोड्स। एक किस नाम से होगा? एनोड। एक किस नाम से होगा? एनोड, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को शो करेगा। एक होगा नेगेटिव टर्मिनल जिसे हम कैथोड कहेंगे, जो नेगेटिव टर्मिनल को शो करेगा। ठीक, इसने वही किया। ई गोल्डस्टीन ने गैस डिस्चार्ज ट्यूब लिया, कैथोड भी उसके अंदर इंटर किया, एनोड भी उसके अंदर इंटर किया। ठीक, और जब उसने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी के साथ आपको ये मैं बता चुका हूँ बैटरी का अपनी वोल्टेज कितना रखना है, 5000 वोल्ट से लेकर 10,000 तक वोल्ट रखना है। और वैक्यूम पंप्स की मदद भी लेनी है, वैक्यूम पंप की मदद भी लेनी है। इस ट्यूब को आपने कनेक्ट भी करना है वैक्यूम पंप के साथ। कहने का क्या मतलब है? पहली कंडीशन है एनोड और कैथोड, जिसे हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ठीक, दूसरा हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसी ट्यूब को एक वैक्यूम पंप से भी कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? वैक्यूम पंप से भी कनेक्ट करेंगे, ताकि उसके प्रेशर को हम रिड्यूस कर सके। कितना रिड्यूस कर सके? 0.01 टॉर तक इसका प्रेशर ला सके। ठीक, ताकि ये ट्यूब हमें ट्रांसपेरेंट नजर आए, हमारी नजर आर पार नहीं कर सके, हम देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। ई गोल्डस्टीन ने भी यही किया। इस प्रेशर को मैंने इससे पहले लेक्चर्स के दौरान इस सारी कंडीशन को क्लियरली वाज़ेह कर दिया था। जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे पिछले लेक्चर्स में, वो इन चीज़ों की मदद ले सकता है। 0.01 टार पे होता क्या है कि ग्लो डिसअपियर हो जाता है। मतलब जो भी कलर हमें ट्यूब का बाहर से नज़र आ रहा था वो कलर हमें नज़र नहीं आता, डिसअपियर हो जाता है। हम उसके अंदर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। चूंकि कैथोड से रेज निकल रही है, यहाँ पे देखें कैथोड कौन सी प्लेट थी? नेगेटिव चार्ज। कौन सी प्लेट थी? नेगेटिव चार्ज। यहाँ से जो रेज निकल रही थी उन रेज को हमने क्या कहा था? कैथोड रेज। क्या कहा था? कैथोड रेज। ई गोल्डस्टीन ने क्या किया? उसने कैथोड को परफोरेटेड लिया। क्या लिया? परफोरेटेड। मतलब यहाँ पे जो कैथोड हम यूज करेंगे, वो कैथोड क्या होना चाहिए? परफोरेटेड। क्या होना चाहिए? परफोरेटेड कैथोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफोरेटेड। सुराखदार एनोड उसने लिया, क्योंकि जिस वक्त ये डिस्कवरियां हो रही थी सारों का ये सोच था कि कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ जा रही है। इस बंदे को मैं काफ़ी ज़हीन समझता हूँ इस हवाले से कि इसने थोड़ा सा उल्टा सोचा। सारे एक ही डायरेक्शन में अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे। इसने ये देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनोड से भी कोई रेज कैथोड की तरफ आ रही हो। असल में ये जो रेज है, हम इन्हें केनाल रेज कहते हैं, जिसे हम बाद में प्रोटॉन का नाम देंगे। ये असल में एनोड से नहीं, एनोड की तरफ से नहीं, एनोड की डायरेक्शन से आ रही है। ज़रूर उस डायरेक्शन से आ रही है। किस डायरेक्शन में? देखें यहाँ पे जैसे ही कैथोड रेज इसके अंदर यहाँ पे क्या है? हमारे पास सपोज मॉलिक्यूल्स है। मैंने कोई गैस का मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल है, एक एटम है। सपोज मैंने लिया नाइट्रोजन का एटम। किसका लिया? नाइट्रोजन का एटम। जैसे ही कैथोड रेस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जैसे ही टकराएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब आप नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब हो जाओ तो पीछे क्या बचेगा? N2+ चार्ज। मतलब कहने का क्या मतलब है? जब गैस के
एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब हो जाओ तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है और एटम के ऊपर आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो कैथोड से निकल रही थी रेस, कैथोड रेस जिनका डायरेक्शन था एनोड की प्लेट, जिनका डायरेक्शन था एनोड की प्लेट, रास्ते में कौन आ रहा था? गैस के मॉलिक्यूल, जिनको वो पॉजिटिव चार्ज बनाता जा रहा था, जिनको वो पॉजिटिव चार्ज बनाता जा रहा था। पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स किस तरफ, किस डायरेक्शन में मूव करने लगे? कैथोड के डायरेक्शन में। चूंकि उसने लिया था कैथोड परफोरेटेड, पीछे उसने स्क्रीन लगाया था, किस चीज़ का स्क्रीन लगाया था? जिंक सल्फाइड का। तो यहाँ पे जब ये रेज ऐसे आए, कौन से रेज थे? पॉजिटिव चार्ज वाले। कौन से रेज थे? पॉजिटिव चार्ज वाले। जब वो यहाँ पे आने लगे, इस स्क्रीन पे चमक पैदा होने लगी, तब उसने मार्केट में ऐलान किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेस की वजह से एक रेस बन रही है, उन रेस का अपोजिट डायरेक्शन है कैथोड की तरफ। परफोरेटेड सुराख की मदद से वो लोग आगे निकल रहे हैं और कहाँ पे स्ट्राइकिंग कर रहे हैं? जिंक सल्फाइड के प्लेट्स की तरफ स्ट्राइकिंग कर रहे हैं। जब वो जिंक सल्फाइड की प्लेट की तरफ स्ट्राइकिंग करने लगे, चमक करने लगे, तो इसने मार्केट में ऐलान किया कि कैथोड ट्यूब के अंदर एक और रेज है जो कैथोड के सुराख से होते हुए मूव कर रही है। तब उसने स्टार्ट में इन पॉजिटिव रेस को किस नाम से कॉल किया? कैनाल रेस, क्योंकि ये छोटे छोटे कैनाल से होके मूव कर रही थी, छोटे छोटे कैनाल से ऐसे गुजर रही थी, छोटे छोटे कैनाल से ऐसे गुजर रही थी और उन सुराख की मदद से गुजर रही थी और स्क्रीन पे चमक पैदा करने लगी। अब अगर आपको डिस्कवरी इसके पता चल गई है तो हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ठीक, इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ठीक, अब देखिए ज़रा प्रॉपर्टीज़। पहली कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्ट नंबर पे प्रॉपर्टी, पहली जो प्रॉपर्टी है कैथोड रेस की, कि इनका डायरेक्शन क्या होगा, इनकी हरकत क्या होगी, मूवमेंट क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। इसका मतलब है अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और वो सीधे डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कौन से एंगल से मूव करेगा? 90 एंगल बनाते हुए मूव करेगा। और उनका डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स ए कैथोड। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि मूवमेंट होगा किस तरफ? स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होगा, किस तरफ होगा? कैथोड की तरफ होगा। टुवर्ड्स व्हाट? कैथोड। ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी कंसिडर की जाएगी, किसकी? कैनाल रेस की। सबसे पहले स्टार्ट में ई गोल्डस्टीन नामी साइंटिस्ट ने इसको कैनाल रेस कहा, बाद में इसे नाम दिया प्रोटॉन। किसने? रदरफोर्ड ने। वो प्रॉपर्टीज में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेकंड, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? बिहेवियर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जैसे हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, कैथोड रेस को हमने थ्रो करवाया, उसके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखी। तो आपको अगर याद पड़ता हो, कैथोड रेस चूंकि नेगेटिव चार्ज था, वो किस प्लेट की तरफ मुड़ रही थी? पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही थी। तो चूंकि ये कैनाल रेस तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको थ्रो करवाऊं और इसके रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखूं, तो फिर ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी? चूंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। वही बात वो यहाँ पे कह रहा है, बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट। किसके अपोजिट होगा? इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस के बिल्कुल अपोजिट होगा। कैथोड प्लेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही थी, तो ये किस तरफ मुड़ेगी? नेगेटिव की तरफ। ये किस तरफ मुड़ेगी? नेगेटिव। तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज टू मास रेशियो, जिसे हमने जे थॉमसन ने निकाल के दिया था। पिछला लेक्चर किसी ने नहीं देखा है वो देख सकता है, लेक्चर नंबर 7, उसमें मैंने चार्ज टू मास निकालने का तरीका आपको बता दिया था। चार्ज टू मास रेशियो इसका क्या होगा? मच मोर स्मॉलर। इसका चार्ज टू मास वैल्यू कम होगी। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में चार्ज टू मास वैल्यू कम होती है कैनाल रेस की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब ये डिपेंड करता है हमने इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कौन सी गैस इंटर की है। ठीक, हमने कौन सी गैस इंटर की है। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके सामने, मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ, आपने इसको काफ़ी गौर से नोट करना है। हेवियर इज द गैस। अगर गैस हेवियर होगा, हेवियर का मतलब है उसका मास अगर ज़्यादा होगा। अब मास अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब इसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। ठीक, हेवियर इज द मास, स्मॉलर इज द चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो स्मॉलर होगा। जैसे अगर आपको याद पड़ता हो, चार्ज टू मास वैल्यू की मदद से जब हमने मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की थी। आपको वो इक्वेशन शायद आपको याद हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस जगह पे ब्रीफ करूँगा। कैसे? चार्ज टू मास रेशियो को हमने किससे डिनोट किया था? E/m से। ठीक ठीक, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज के बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था मास के। तो ज़रा सोचें, चार्ज टू मास वैल्यू का ताल्लुक, रिलेशन मास के साथ किस तरह है? इन्वर्सली रिलेशन है। अगर किसी गैस का मास ज़्यादा होगा, उसकी चार्ज टू मास वैल्यू क्या होगी? कम। वही पॉइंट तो वो यहाँ पे आपको समझाना चाहता है। ठीक, क्या पॉइंट वो बताना चाहता है आपको? हेवियर इज द गैस। वो कह रहे किसी गैस का अगर मास ज़्यादा होगा, ठीक, स्मॉलर इज द चार्ज टू मास रेशियो। क्योंकि हमें पहले भी पता है चार्ज टू मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब मास के साथ चार्ज टू मास रेशियो का रिलेशनशिप क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास इंक्रीज होगा, चार्ज टू मास रेशियो को डिक्रीज होना पड़ेगा। अगर हम कोई बड़ा गैस लेंगे, हैवी मास वाला लेंगे, तो उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम आएगी। केनाल रेस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, किसकी बात हो रही है? केनाल रेस की बात हो रही है। नंबर 4, चौथे नंबर पे, चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। ठीक, चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। केनाल रेस, स्टार्ट में तो ये पॉजिटिव चार्ज हो केनाल रेस कहा गया क्योंकि ये छोटे छोटे होल से होके गुजर रहा था। देखिए, कैथोड के छोटे छोटे होल से गुजर के स्क्रीन पे स्ट्राइकिंग करने लगे। ठीक, तो स्टार्ट में तो इनको केनाल रेस कहा, बाद में इसको प्रोटॉन का नाम दिया। वही पॉइंट वो आपको चौथे पॉइंट में बता रहा है प्रॉपर्टीज में। केनाल रेस स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट पॉजिटिव चार्ज। आपको ये पता होना चाहिए कि कायनात में सबसे सादा तरीन और सबसे छोटा एटम आपके पास कहलाया जाता है हाइड्रोजन, H+। वही बात वो यहाँ पे कह रहे, प्रोड्यूस बाय द हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि केनाल रेस, अगर इसके रास्ते में फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई रखता हूँ एटम, और वो एटम अगर सपोज हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस हाइड्रोजन से इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करूं, किसकी मदद से? कैथोड रेस की मदद से, तो फिर क्या चीज आ जाएगा? प्रोटॉन बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का एटम किस में चेंज हो जाएगा? H+ में, जिसे हम दो नामों से कॉल करेंगे। कौन से दो नामों से? हम सिंपली इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, या यू कैन से हाइड्रोजन आयन भी इसे कहा जा सकता है। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैसेस में सबसे छोटा, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो पीछे कौन बचेगा? प्रोटॉन। ठीक, वही बात वो इधर आपसे कह रहा है। वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है केनाल रेस स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस बाय हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से पैदा होता है। ठीक, हाइड्रोजन गैस से पैदा होता है, जिसे प्रोटॉन का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। किसने दिया? रदरफोर्ड ने। ठीक, केनाल रेस की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन नाम इसको प्रोटॉन किसने दिया? रदरफोर्ड ने। ये आपके फाइल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पॉइंट आ सकता है। ठीक, ये हो गए 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज की क्या है? मास ऑफ केनाल रेस इज नेवर लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। क्या मतलब इसका? ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी आपको बता रहा है, बहुत खूबसूरत पॉइंट वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है? मास ऑफ केनाल रेस इज नेवर लेस देन दैट ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब है कि प्रोटॉन का मास आपके पास, अगर केनाल रेस का मास और प्रोटॉन का मास एक ही तरह का हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि केनाल रेस एक्चुअली प्रोटॉन है। एक्चुअली क्या है? प्रोटॉन है। चौथा पॉइंट, ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन इज AMU। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले पुराने ज़माने में एटॉमिक मास यूनिट में मास निकाला जाता था। फिर लोगों ने, साइंटिस्ट ने सोचा कि मास को AMU में क्यों, हम तो मास को अक्सर किलोग्राम में लेते हैं। तब AMU वाली वैल्यू को हमने किस में चेंज कर दी? किलोग्राम में चेंज कर दी, किलोग्राम में। अब मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ। ठीक, उस फार्मूले की मदद से आप AMU वाली वैल्यू को बड़ी आसानी से किलोग्राम में चेंज कर सकते हो। ठीक, वैल्यू क्या है जरा देखिए। 1 किलोग्राम बराबर है 6.022 ज़रबे 10 raised to power 26 ज़रबे 10 raised to power 26 AMU पर किलोग्राम। इट मीन्स अगर ये वैल्यू मेरे पास हो,
तो मैं किसी भी एएमयू वाली वैल्यू को मैं आसानी से उसको किलोग्राम में चेंज कर सकता हूँ। मतलब हमने क्या करना है कि केनाल जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, उस प्रोटॉन की अगर एएमयू वाली वैल्यू हमें आती है, हम उसको आसानी से किलोग्राम और ग्राम में चेंज कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। ज़रा सोचे, छोटा सा हल्का फुल्का मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ होगा। बहुत से स्टूडेंट मैथमेटिक्स में काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो चले कोशिश मैं करता हूँ इसी वैल्यू को मैं आपको यहाँ पे चेंज करके देता हूँ। किसमें? एएमयू वाली वैल्यू को मैं चेंज करके देता हूँ किलोग्राम में। ठीक, किस में चेंज करके देता हूँ? किलोग्राम में देता हूँ। रिलेशन आपके पास ये है। अब ज़रा सोचिए, क्या इस रिलेशन को मैं इस एएमयू वाली रिलेशन के वैल्यू के साथ क्या मैं इसे डिवाइड करूँगा तब हमारे पास आंसर सही रहेगा, या मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तब आंसर सही रहेगा? मैं समझता हूँ अगर मेरे पास ये वैल्यू है 1.00727, तो मैं एएमयू की वैल्यू जो मुझे दी हुई है स्टार्ट में, मैं अगर इसको किलोग्राम में शिफ्ट करूंगा तो ये फार्मूला मेरे पास होना चाहिए 6.0220 AMU पर किलोग्राम। सबसे पहले देखिए एएमयू के साथ कैंसिल हो सकता है। ठीक, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर बन जाएगा। इट मींस अगर इस वैल्यू को मैं कैलकुलेटर की मदद लूं, तो 1.00727 डिवाइडेड बाय 6.022 की वैल्यू के साथ अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास कुछ इस तरह बनेगी लाइक दिस 0.16726 ज़रब 10 रेज़ टू पावर। देखिए 10 रेज़ टू पावर का कोई इशू नहीं, 10 रेज़ टू पावर ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? -26 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -26। ये वैल्यू मेरे पास हासिल हुई, लेकिन किस में हासिल हुई? किलोग्राम में। अब गौर से सुने यहाँ पे, अगर ये वैल्यू मेरे पास किलोग्राम में हासिल हुई है, तो मैथमेटिक्स का बुनियादी असूल ये है कि 1.6726 ज़रब 10 रेज़ टू पावर 26 -26 किलोग्राम वाली वैल्यू है। तो जब कभी किसी वैल्यू को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में या साइंटिफिक नोटेशन में लेते हैं, तो एक चीज़ याद रखें, ये जो वेरिएबल है ये 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 9 के बराबर या 9 से छोटा होना चाहिए। चूँकि ये अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इस वैल्यू को हमने इस यहाँ पे नहीं छोड़ना है। आपको ये चीज़ भी मैं बता चुका हूँ, ये डिसिमल है। डिसिमल को जब कभी मैं लेफ्ट टू राइट मूव कराऊंगा तो पावर नेगेटिव होता जाएगा। जब मैं डिसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव कराऊंगा तो पावर पॉजिटिव होता जाएगा। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो इस पॉइंट को अगर मैं यहां पे ले आया 1.6726 ज़रब 10 रेज़ टू पावर -26 तो पहले से था, मैं डिसिमल को कहां ले गया? लेफ्ट टू राइट, एक डिजिट ले गया हूं, तो पावर क्या होगा? माइनस, मतलब -1 -26, ये आपके पास क्या बन जाएगा? -27 किलोग्राम। तो जरा सोचें, यहां पे देखें, जो बुक में आपको प्रोटॉन का मास दिया है एएमयू में, उसी एएमयू की वैल्यू को उसे डायरेक्ट किलोग्राम में चेंज किया है। क्या हमारी वैल्यू और हमने जो अभी कैलकुलेट करके निकाली है और ये वैल्यू, क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है? इसका मतलब है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास लेते हो या प्रोटॉन का मास लेते हो या न्यूट्रॉन का मास लेते हो, अगर एएमयू में है, आप जब चाहो उस एएमयू वाली वैल्यू को किलोग्राम में शिफ्ट कर सकते हो, किलोग्राम को आप ग्राम में शिफ्ट कर सकते हो। 7 पॉइंट गालिबन मैं समझता हूँ ये फार्मूला आपके जहन में बैठ चुका होगा, कि 1 किलोग्राम बराबर है 6.022 ज़रब 10 रेज़ टू पावर 26। एवोगैड्रो नंबर अगर आपको याद है, 10 रेज़ पावर 23 था, ये 26 हो गया एएमयू पर किलोग्राम, ये वैल्यू है। तो 7वां पॉइंट क्या है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 ज़रब 10 रेज़ पावर -19 कूलम। ये थी प्रॉपर्टीज। अब थोड़ी सी रिमेंबर आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए इस टॉपिक के मुतालिक, कुछ MCQs आपको पता होने चाहिए, कुछ याद रखने के पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। क्या लिख चुका हूँ? मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि प्रोटॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन के। जैसे 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 इलेक्ट्रॉन के। इट मींस प्रोटॉन क्या हुआ? बड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? छोटा हुआ, मास के एतबार से। ठीक, दूसरा पॉइंट, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वही चार्ज, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का था वही चार्ज आपके पास क्या होगा, प्रोटॉन का। दोनों के चार्ज वैल्यू सेम होगी बट अपोजिट इन देयर चार्जेस। ठीक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिव। नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। ठीक, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब अगर न्यूक्लियस के अंदर देखा जाए, ये जो आपके पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, हम रूटीन में कहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बराबर है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बराबर है, तकरीबन बराबर है, थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, थोड़ा बहुत फर्क जरूर है। इलेक्ट्रॉन इज ए लाइटेस्ट पार्टिकल एमंगस्ट ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल। जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी है, स्टार्ट में मैंने लेक्चर के दौरान आपको बताया कि 100 से मोर सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर डिस्कवर्ड हो चुके हैं। उनमें से फंडामेंटल पार्टिकल 3 थे। वही बात यहाँ पे हम सारे एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इज ए लाइटेस्ट पार्टिकल एमंगस्ट ऑल देम, तमाम से ज्यादा हल्का है। सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। यही पॉइंट्स जो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई आपको, वही पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख चुका हूँ बुलेट पॉइंट्स में। कैसे, प्रोटॉन रेज वर डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटॉन को डिस्कवर्ड गोल्डस्टीन ने केनाल रेस के नाम से किया। बाद में नाम सिर्फ रदरफोर्ड ने दिया, डिस्कवरी तो इस बंदे ने की है, नाम सिर्फ प्रोटॉन का नाम दिया रदरफोर्ड ने। द पॉजिटिव रेस आर आल्सो कॉल्ड केनाल रेस। हाँ, इस तरह का पॉइंट आपके पास एंट्री टेस्ट वगैरह में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। द पॉजिटिव रेस आर आल्सो कॉल्ड, पॉजिटिव रेस को हम किस नाम से कॉल करेंगे, प्रोटॉन तो है लेकिन उसको हम केनाल रेस भी कह सकते हैं। ठीक, द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन रेज या पार्टिकल या प्रोटॉन रेज या केनाल रेज कमेंस्ड इन, कितने में डिस्कवरी हुई थी इसकी, ई गोल्डस्टीन नामी साइंटिस्ट ने। इस ई गोल्डस्टीन नामी साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी कितने में की, 1886 में। कितने में की, 1886 में। एक और बुलेट पॉइंट देखता जाए, द मोमेंट ऑफ पॉजिटिव रेज इज फ्रॉम होल टू कैथोड। मतलब आपको ये चीज़ मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी बता चुका हूँ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम केनाल रेस कहते हैं, ये होल को क्रॉस करते हुए जा रही है। किसके होल को क्रॉस करते हुए जा रही है, परपोरेटेड कैथोड से होके जा रही है। वही आपको यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। दीज रेज डू नॉट एमिट फ्रॉम एनोड। हाँ, अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये चीज़ होती है कि ये रेस खुदा न खास्ता एनोड से आ रही है। नो, ये एनोड से नहीं आ रही है। एनोड की तरफ जाने वाली जो कैथोड रेस थी, वो कैथोड रेस जिस गैस को हिट करेगी उसे पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करते हुए जाएगी, वही पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वही पॉइंट यहाँ पे हम लिख चुके हैं, द मोमेंट ऑफ पॉजिटिव रेस इज फ्रॉम द होल ऑफ कैथोड, दीज रेस डू नॉट एमिट फ्रॉम द एनोड। ये पॉइंट आपने याद रखना है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज, इसका मास, प्रोटॉन का मास कितना है, वो तो अभी हमने AMU से आपको कन्वर्ट करके दे दिया किलोग्राम में, वही वैल्यू मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था, वही चार्ज तो असल में प्रोटॉन का भी है। मतलब वैल्यू में क्या है, इक्वल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।